स्वागत है बॉस आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का सेक्शन नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13। इस सेक्शन 3 का जो हेडिंग है देख सकते हैं आप, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज होने वाले जो भी फिजिक्स है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो भी हमारा चैप्टर होगा इस सेक्शन 3 का, ये चैप्टर है जिसको हम आज पहले स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले रेडियोग्राफी, उसी को लेकर के हम इस चैप्टर में और इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उस चैप्टर के हर एक लाइन को पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करेंगे, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा बताना होगा हम आपको इसी वीडियो में या फिर इसी पेज पर जो है सो बता देंगे। आप इस चीज को अपने बुक को खोल करके रखिए, साथ के साथ हम पढ़ते हैं, हम दोनों मिलके, हम सब लोग मिलके, और अपने नोट्स पे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन करना होगा उसको हम उस बुक पे ही पेंसिल से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ेगा नोट्स में। सब कुछ इसमें ऑलरेडी है, उसको हम बस हाईलाइट करेंगे और एक साइड में लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये है आपका चैप्टर 13, रेडियोग्राफी। आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, उसके बाद फिर उसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और वहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेंगे। तो ये जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है ना, इसमें क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को, आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम यूज करते हैं। जैसे कि एक्सरे हो गया, उसको हम यूज करते हैं किसी भी पेशेंट का जो इंटरनल बॉडी पार्ट होता है, जो बाहर से हमें नहीं दिखता है, उस इंटरनल बॉडी पार्ट का एक इमेज लेते हैं। इमेज बनाने के लिए एक्सरे को यूज करते हैं। जो एक्सरे आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसको हम यूज करते हैं, और उसके मदद से क्या करते हैं, एक एक्सरे डिटेक्टर फिल्म आता है, उस पे हम उस चीज को जो है सो पेशेंट के बॉडी के थ्रू पास करवा करके उस पर डिटेक्ट करवाते हैं, और फिर पेशेंट के जो बॉडी होता है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसका हमें इमेज मिल जाता है। तो जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उसका यही एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में जो एक्सरे यूज होता है, और वो कौन कौन सा अलग अलग प्रोसीजर है जिसमें एक्सरे यूज होता है, जिसके मदद से हम इमेज ले सकते हैं किसी भी पेशेंट के इंटरनल बॉडी पार्ट का, वो ये है आपका रेडियोग्राफी, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें जो है सो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है। और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज होता है, जिसमें आता है आपका अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, एक आपका साउंड एनर्जी यूज होता है, और मैग्नेटिक, एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तरीके का जो है सो जनरेट किया जाता है, उसकी वजह उसकी मदद से हम लोग पेशेंट का इमेज लेते हैं। आइए अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, और जो अंडरलाइन करना होगा, हाईलाइट करना होगा, उस चीज को हम हाईलाइट करेंगे। Diagnostic radiology is a branch in which ionizing radiation, such as X-ray, are used to produce shadow picture of patient. This will enable us to visualize the internal structure of the patient. To produce the shadow picture, we need radiation of sufficient energy to penetrate human body. X-ray are capable of producing such image and are used as follow. जो भी एक्सरे है इन सब चीजों में यूज होता है, और वही एक्सरे के पास कैपेसिटी है जो कि पेशेंट के इंटरनल बॉडी का इमेज हमें दे सकता है एज ए शैडो के फॉर्म में या फिर निगेटिव इमेज के फॉर्म में। रेडियोग्राफी, जो सबसे पहला हेडिंग है आपका वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टू डायमेंशनल इमेज of the patient anatomy by using X-ray film detector. In this, the radiation from the X-ray tube is transmitted through the patient body and then reaches the film. After processing the film, the image is obtained in the form of radiograph, which is a negative image. Radiography again is divided into screen film radiography and डिजिटल रेडियोग्राफी। जो रेडियोग्राफी है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला तो
स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि हम एक स्क्रीन अपने जो है सो हमें मिल जाता है, एक फोटो टाइप का कह सकते हैं फिल्म मिल जाता है जिसमें देख सकते हैं। और दूसरा होता है डिजिटल रेडियोग्राफी, जिसको हम कंप्यूटर पे ही डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं और देखते हैं। जब भी कुछ ऐसा दिक्कत होता है पेशेंट के साथ तो हम उसको डायरेक्ट लाइव ही देख लेते हैं, जैसा फ्लोरोस्कोपी में होता है। जब भी आप कभी किसी लैब में जाएंगे तो फ्लोरोस्कोपी में देखेंगे कि क्या करते हैं, एक्सरे बीम के नीचे पेशेंट को डाल देते हैं और उसमें लाइव हम देखते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, कौन सा ऑर्गन क्या है। तो उसमें अगर हार्ट पे देंगे ना उस एक्सरे को, मशीन को, ट्यूब को, तो वो हार्ट ना पंप करता हुआ दिखेगा आपको टीवी स्क्रीन पे। मॉनिटर जो भी मॉनिटर होता है आपका कंप्यूटर से, जो भी उसका प्रोग्राम होता है उसमें आपको जो है सो पंप करता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा फिल्म लेने के लिए, एक अच्छा इमेज लेने के लिए पेशेंट का, जिसमें हमें क्लियरली विजिबल हो जाए सब कुछ, उसके लिए हमें क्या क्या चीज जरूरी है, तो ये सब जरूरी है। एक रेडियोग्राफी इमेज लेने के लिए, रेडियोलॉजिकल इमेज लेने के लिए जो भी हमें जरूरी है एक्सरे यूनिट के अंदर, वो ये है: फिल्टर है, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर है, कॉलीमेटर है, ग्रिड है, कैसेट है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, या फिर एक्सरे फिल्म है। ये सब अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छा इमेज हम किसी पेशेंट का ले सकते हैं और उसके साथ डायग्नोस करके, उसको पता करके कि उसके साथ क्या दिक्कत है, और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार का सेटअप है। एक्सरे में क्या होता है, ऐसा इस प्रकार का एक सेटअप होता है। जब भी आप अगर गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई या फिर किसी न किसी तरीके से आपने एक्सरे मशीन देखा होगा, आप गए होंगे किसी को लेकर के, या फिर कभी आप खुद एक्सरे करवाने के लिए गए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक ट्यूब हाउसिंग इस तरीके का जो है सो आपको एक ट्यूब मिलेगा और यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स होता है जहाँ से एक्सरे निकलता है, और ये डायफ्राम है। इसका क्या काम क्या है कि अगर मान लो हमें सिर्फ इतनी ही दूर का फोटो लेना है, ठीक है, इमेज बनाना है, एक्सरे लेना है, तो हम क्या क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। वो ट्यूब के अंदर होता है, कॉलीमेटर जिसको आजकल कहते हैं। जब भी आप एक्सरे यूनिट में जाओगे तो आपको बराबर सुनने को मिलेगा, कॉलीमेटर एडजस्ट करो, कॉलीमेट करो एक्सरे को। तो क्या होगा, इसको जब हम एडजस्ट करेंगे ना, तो अभी इतने पार्ट में एक्सरे निकल रहा है, ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही का इमेज चाहिए। तो आपको पता है कि एक्सरे बहुत डेंजरस होता है, मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं देना चाहिए एक्सरे। उससे क्या हो सकता है, सेल में म्यूटेशन हो सकता है, सेल मर सकता है, बहुत कुछ ऐसा दिक्कत हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से हमें जितने दूर का जरूरत होता है ना, उतने ही दूर का जो है उतने ही दूर पे एक्सरे को पेनिट्रेट करवाना चाहिए, एक्सपोज करवाना चाहिए, ताकि उसी पार्ट का जो है अगर थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी होता है डोज पड़ने के बाद, तो उतने ही दूर का। तो यहाँ पे हम डायफ्राम को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और जब भी हम उसको एडजस्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सरे सिर्फ इतनी दूर में पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और फिर सिर्फ इतने ही दूर का इमेज हमें मिलेगा। तो इसलिए ये दिया गया होता है। आगे उसके बारे में है वो पढ़ेंगे अभी। और ये है आपका ग्रिड है। और दूसरा ये फिल्म है, डिटेक्टर है, एक्सरे डिटेक्टर, एक्सरे फिल्म है। ये सबको मिला करके कैसेट कहते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कैसेट किस तरीके का होता है। एक अलग से 30-35 सेकंड का आपको जो है सो एक वीडियो क्लिप दे देंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में। वहां पे आपको जो भी ये चीज है इसके बारे में, उसका एक पिक्चर है जो आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा चीज क्या है। प्राइमरी रेडियोलॉजिकल इमेज। अब इस पैराग्राफ में है कि हम सबको पता है कि जो एक मानव का शरीर है हेट्रोजीनियस है, यानी कोई भी चीज एक समान नहीं है। बॉडी का हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से बना हुआ है, अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो क्या होता है, ज्यादातर जो भी हमारा एक्सरे का इंटरेक्शन होता है ना, तो किस पार्ट का कितना बेहतर इमेज बनेगा, वो एक्सरे के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस से, किस प्रोसेस से इंटरेक्शन हो रहा है उस बॉडी पार्ट का। उस पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी का पार्ट का जो इंटरनल है, जो एनाटॉमी है, उसका इमेज बनेगा कैसे। तो वो जो है, सबसे पहले तो वो प्रोसेस दो है जिस प्रकार से जो है सो हमारा इंटरेक्शन होता है बॉडी के साथ। पहला तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा कैप्टन इंटरेक्शन। इस दो प्रोसेस से जो है सो हमारा बॉडी एक्सरे के साथ इंटरेक्ट करता है। उसके बाद फिर हमें एक एक्सरे डिटेक्टर पे, जो एक्सरे डिटेक्टर होता है फिल्म, उस पे इमेज बनता है। तो ये दोनों डिपेंड करता है कि बॉडी के पार्ट का, जिस पार्ट का भी एक्सरे ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर
किसी भी पार्ट का बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो उसका इंटरेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू होगा, और जिसका कम होगा वो कैप्टन से होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो इससे होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू होगा, उसका इमेज थोड़ा बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, क्लियर बनेगा, और इससे थोड़ा कम इमेज क्लियर बनेगा, कम क्लियरिटी होगा उसमें। यही चीज इसमें बताया गया है। ह्यूमन बॉडी इज हेट्रोजीनियस, ठीक है भाई। इट इज मेनली मेड अप ऑफ एयर, फैट, वाटर, सॉफ्ट टिश्यू, बोन ऑफ डिफरिंग डेंसिटी एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। व्हेन एक्सरे पास थ्रू द बॉडी इट गेट एटेन्यूएटेड। अब ये एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएटेड का एक्चुअल में मीनिंग होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। इसका दूसरा मीनिंग होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर किसी बॉडी पे या किसी भी चीज पे एक्सरे पड़ रहा है तो उस चीज से, उस मैटर के अंदर एक्सरे का एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, उसके बाद उसको अगर पास थ्रू कर जाता है तो उसके बाद स्कैटरिंग, कितना लाइट, कितना रेज जो है, रेडिएशन स्कैटर कर गया और कितना उस मैटर में ही एब्जॉर्ब हो गया। इसी चीज को एटेन्युएशन कहते हैं। और ये एटेन्युएशन डिपेंड करता है कि आपका जो है बॉडी का साइज या फिर जिस भी मैटर पे पड़ रहा है वो एक्सरे, तो उसका जो है एक्चुअल में ज्यादातर तो हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेशेंट को लेकर के चलते हैं कि अगर किसी पेशेंट पे एक्सरे हम डाल रहे हैं तो उस पेशेंट का जिस पार्ट पे डाल रहे हैं उस पार्ट का डेंसिटी कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है और इंट्रैक्शन कौन सा हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है एटेन्युएशन। द वेरिएशन इज रेफर्ड एज प्राइमरी रेडियोलॉजिकल इमेज सिंस आई इज इनसेंसिटिव टू एक्सरे। यानी हमारा आंख जो है ना वो एक्सरे को नहीं देख सकता, मतलब फील भी नहीं कर सकते हम एक्सरे को। जो हमारा फाइव सेंस ऑर्गन है उससे हम फील भी नहीं कर सकते एक्सरे को। तो एक एक्सरे डिटेक्टर होता है, फिल्म होता है, उस पे जब भी एक्सरे पड़ेगा ना और किसी चीज से होकर के वो एक्सरे गुजरेगा तो उस चीज का इमेज बना देता है। वो एक्सरे को डिटेक्ट करने वाला एक डिटेक्टर होता है। दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू विजुअल इमेज आइदर बाय यूजिंग एक्सरे फिल्म, जिसको एक्सरे डिटेक्टर भी कह सकते हैं, और फ्लोरेसेंट स्क्रीन, या फिर कुछ ऐसा स्क्रीन जिसपे वो एक्सरे पड़े और वो ग्लो करे। इस तरीके का स्क्रीन से हम एक्सरे को जो है सो देख सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जो हमारा फाइव सेंस ऑर्गन है उससे हम फील नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं। द बीम दैट इमर्ज फ्रॉम द पेशेंट कंटेन प्राइमरी एंड स्कैटरिंग रेडिएशन। जो जो एक्सरे या फिर रेडिएशन पेशेंट के बॉडी पे पड़ा, जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो एब्जॉर्ब ही हो गया, बॉडी के अंदर ही रह गया। उसके बाद जो फिल्म तक पहुंचता है, डिटेक्टर तक पहुंच पाता है, उसमें दो होता है। पहला तो एक प्राइमरी जो डायरेक्ट यहाँ से निकला और उसको पेनिट्रेट करते हुए, बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए सीधा डिटेक्टर पे, फिल्म पे जाकर के पड़ा। और दूसरा कुछ रेडिएशन उसमें से क्या होता है कि स्कैटर कर जाता है, बॉडी में गया उसके बाद स्कैटर करेगा, पाथ को डेविएट कर जाएगा, उसके बाद फिल्म पे पड़ेगा। तो जो स्कैटर लाइट होता है ना, रेडिएशन होता है ना, जो फिल्म फिल्म पे पड़ता है स्कैटरिंग के बाद, वो क्या करता है कि इमेज के क्वालिटी को खराब कर देता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो स्कैटर्ड वाला रेडिएशन है, जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो गया है, वो फिल्म डिटेक्टर पे ना पड़े। और इसी वजह से क्या करते हैं हम ग्रिड का यूज करते हैं। ओनली द प्राइमरी बीम कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देख रहे हैं केवल जो प्राइमरी, जो डायरेक्ट सोर्स से निकले यानी एक्सरे सोर्स से निकले और डायरेक्ट उसके बाद पेनिट्रेट करते हुए सीधा डिटेक्टर पे जाए, फिल्म पे जाए, उसी के अंदर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है। यानी वो अच्छा इमेज बनाता है जिसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अब कोई इमेज बना जिसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि वो इमेज है किस चीज का, कैसा है, क्या डायग्नोस्टिक है, तो उसका कोई यूज नहीं होता। Hence the scattered radiation must be removed, जो स्कैटर रेडिएशन उसको रिमूव होना चाहिए बिफोर रीचिंग द फिल्म, और वो भी डिटेक्टर के पास पहुंचने से पहले रिमूव करना चाहिए। द द एक्सरे इंटरेक्ट मोस्टली बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एक्सरे है ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होता है, which is proportional to जेड क्यू।
यानी जिसका भी एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसके क्यूब के बराबर इंटरेक्शन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू से रेडिएशन का। कैप्टन इंटरेक्शन मोस्टली लो एटॉमिक नंबर, ठीक है, सच एज सॉफ्ट टिश्यू, और इसमें हो जाएगा लाइक बोन। जो बोन का इंटरेक्शन होगा ना वो आपका ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक से होगा, बोन। और ये जो है आपका इसमें सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीजों का अपना जो है सो एटॉमिक नंबर दे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम दिया हुआ है। इस चीज को आप देख ले, याद करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। यहाँ पे उसी चीज के एग्जाम्पल को दिखाया है, देख रहे हैं। ये एक एक्सरे सोर्स है और ये बॉडी है। बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाला पार्ट है जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे ये एयर हो गया, ये बोन हो गया और ये सॉफ्ट टिश्यू हो गया। तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा इसी में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, जैसे बोन का बहुत ज्यादा है, तो इसका इंट्रैक्शन, एक्सरे एक ही है, एक्सरे एक ही सोर्स से निकल रहा है और वो वही एक्सरे है जो अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा। अगर वो बोन से इंटरेक्ट करता है तो उसका इंटरेक्शन हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पीईई से। और अगर वही सॉफ्ट टिश्यू से करेगा तो हो जाएगा कैंपटन से। और यही अगर बोन से करे, सॉफ्ट टिश्यू से करेगा तो ये हो जाएगा कैप्टन से, कैंपटन। और ये बोन से करेगा तो पीई से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करेगा। पर एक्सरे सब एक, एक्सरे एक ही है, यानी एक ही सोर्स से निकल रहा है, पर डिपेंड करता है कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है, उस प्रकार से उसका इंटरेक्शन होता है और इमेज भी उसी तरीके से बनता है। कंट्रास्ट एजेंट, कंट्रास्ट एजेंट एक्चुअल में वो चीज है, अगर हमें किसी भी चीज का इमेज लेना है और हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, कर पा रहे हैं, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, अब इसका हमें इमेज लेना है इतनी दूर, इतनी दूर इमेज लेना है एक्सरे दे करके, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम इमेज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का, तीनों पार्ट का अगर इमेज आएगा तो सेम दिखेगा, ठीक है। या फिर हमें इस पार्ट का जो इमेज है ना थोड़ा क्लियर करके लेना है, अच्छे से लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में कंट्रास्ट एजेंट डाल देते हैं ताकि उसका जो है सो इमेज अच्छा आ जाए। या फिर हमें इस चीज का इमेज लेना ही नहीं है तो इसमें भी फिर इसके लिए भी हम कंट्रास्ट एजेंट डाल देते हैं। जैसे देखो कई बार क्या होता है कि हम अगर एक्सरे लेते हैं चेस्ट का, ठीक है, तो चेस्ट के एक्सरे में क्या होगा कि जब भी आप जाओगे एक्सरे करवाने के लिए तो आपको बोला जाता है कि आप सांस खींच के रोकिए, उसके बाद वो एक्सरे एक्सपोज करता है और आपका चेस्ट का एक्सरे हो जाता है पीए व्यू में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपका लंग्स वाला एरिया है वहां पे पूरा एयर फिल हो जाए और वो जब भी एक्सरे बने तो वो लंग्स वाला एरिया पूरा ब्लैक दिखे, इसलिए तो एयर भी क्या हो गया, एक तरीके का कंट्रास्ट इमेज हो गया, कंट्रास्ट एजेंट हो गया, ताकि क्या होगा कि हम उसके बाद जो बोन वाला एरिया होगा ना वो बोन बहुत अच्छे से ब्राइट दिखेगा और वो ब्लैक वाला जो लंग्स का एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा और बोन व्हाइट दिखेगा, तो हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार का इमेज लेने के लिए, इसी तरीके से बेहतर इमेज लेने के लिए हम अलग अलग पार्ट में, बॉडी पार्ट में कंट्रास्ट इमेज यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सरे में दिखाऊं आपको, ये है। तो यहाँ आप देखिए ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ऐसे लंग्स वाला एरिया है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये पूरा लंग्स वाला एरिया है। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इसका एक्सरे लिया गया होगा तो उसको बोला होगा कि आप सांस खींच के रोकिए, उसके बाद एक्सरे एक्सपोज किया होगा। तो एक ये एरिया हो गया ब्लैक वाला और दूसरा एरिया ये है, ये बोन वाला। दोनों अलग अलग बहुत क्लियरली विजिबल है, इसमें पता चल रहा है कि कौन सा बोन है और कौन सा लंग्स है। पर अगर ऐसा एयर फिल नहीं करवाएगा तो ये भी थोड़ा 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 व्हाइट दिखता, फिर बोन और लंग्स में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता।
कि कहाँ बोन का बाउंड्री है और कहाँ लंग्स का बाउंड्री है, ठीक है। इसी वजह से हम कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रास्ट एजेंट है, कंट्रास्ट मीडिया भी उसको कई बार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ये आपका है, एयर हो गया, बैरियम हो गया, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयोडीन कंपाउंड हो गया। ये डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर किसका कितना है, जिसमें से ज्यादातर कैल्शियम, कैल्शियम बोन है ना, बोन, उसमें ऑलरेडी कैल्शियम होता है, तो उसका जो है सो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और इस वजह से क्या होता है कि इसका इमेज ना क्लियर आता है, अच्छा दिखता है हड्डी का। उसके बाद आयोडीन हो गया, बैरियम हो गया, इस सब का जो है सो अच्छा आता है। यहाँ पे कुछ कंट्रास्ट मीडिया दिया हुआ है, उसका नाम आपको याद करना है। इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं, एक ओवरव्यू यही था कि कंट्रास्ट एजेंट होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इमेज का क्वालिटी है ना, टू इनहेंस क्वालिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज के क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो कंट्रास्ट मीडिया का एजेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, उसको आप एक नोटबुक में या फिर उसी बुक में साइड से लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। एक ये है, कुछ है, दो चार का नाम याद रखे, बेहतर होगा। ये हो गया आपका आयनिक मॉलिक्यूल, और नॉन आयनिक कंपाउंड में भी आता है। नॉन आयनिक वाला में आपका ये हो गया, ये है। अब कहा जाता है कि अगर कंट्रास्ट एजेंट का यूज बराबर किया जाए या फिर ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए, डोज से ज्यादा कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, कई बार एलर्जी कॉज भी करता है टू पेशेंट।